हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 11वीं की बायोलॉजी की क्लास में मैं डॉक्टर कुमारी उषा तुम सबको पार्ट 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस करने जा रही हूँ। बच्चों, मुझे आशा है कि तुम इस पूरे क्लास को एंजॉय करोगे, समझोगे। तो शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा हमारा टॉपिक ही कहता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल, सबसे पहले अपने टॉपिक्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो बायोलॉजी से बना हुआ है। बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लाइफ मैकेनिज्म। लाइफ मैकेनिज्म में हम सब पढ़ते हैं स्टडी ऑफ लाइफ एंड इट्स मैकेनिज्म, जिसमें कि लिविंग कैसे सरवाइव करते हैं। आपने ये पढ़ा होगा कि अपनी पूर्व की कक्षाओं में कि लिविंग के कई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कई विशेषताएं होती हैं, जिनमें उनका ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन वगैरह। दूसरा हमारा शब्द जो है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एज ही अंडरस्टूड है सिंपल क्लासिफिकेशन। अगर हम इसको तोड़ते भी हैं तो यह सिंपल एक शब्द क्लास में डिवाइड हो जाता है। क्लास मीन्स वर्ग, कक्षा। आप सभी बच्चे जो कक्षा 11वीं में पढ़ रहे हैं वो इसको बखूबी समझ सकते हैं। यह क्लास एक नेचुरल आइडेंटिफिकेशन देता है, एक पार्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन देता है कि कक्षा 11वीं के जो बच्चे हैं वो 10th पास आउट हो चुके हैं। यानी एक खास विशेषता, एक खास पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन देता है। तो बच्चों, यहाँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हम ये समझ सकते हैं ओवरऑल कि इसमें हम जो लाइफ मैकेनिज्म है, जो इसको कि हम लिविंग कहते हैं, उनको वर्गीकृत कर करके छोटे समूहों में बांट कर करके पढ़ने का पाठ है, पढ़ने का अध्याय है। यहाँ हम आगे बढ़ते अपने स्लाइड की ओर। आप पहला स्लाइड देख रहे होंगे कि साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फेनोमेना अकरिंग इन द वर्ल्ड। फेनोमेना वह शब्द है जो बताता है कि कुछ नेचुरल और कुछ लिविंग। यानी बायोलॉजिकल के शब्द में, हम बायोलॉजी के शब्द में देखें तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स मिल कर करके इस पूरे वर्ल्ड को एस्टैब्लिश कर रखे हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर साइंस जो है वो नॉन लिविंग और लिविंग में भी डिवाइड है। और ये जो तस्वीर आपके सामने है गैलीलियो गैलीली की, जिनको कि हम फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहते हैं, इनके आगे से हमने साइंस को काफ़ी अच्छे से और पढ़ना शुरू किया। हमारा टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो डेफिनेशन बताता है, इट इज़ अ साइंटिफिक प्रोसीड्योर। कैसा है? वैज्ञानिक पद्धति है। ये वैज्ञानिक पद्धति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों की सोच समझ कर स्थापित की गई प्रक्रिया को अपनाती है, जिसमें ऑर्गेनिज्म को, जीवों को, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उनको हम क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, छोटे और बड़े समूहों में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज, उनकी जो समानताएं हैं उनके आधार पर, इन ए हिरार्की वे। हिरार्की क्या है बच्चों? हिरार्की इज अ सिस्टम जिसमें हम छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर जाते हैं। जैसे जब आप सब स्कूल में पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि 1 पास करने के बाद हम 2 में जाते हैं और 2 के बाद हम 3 में जाते हैं। तो इस तरह से ये हिरार्की हुई। आप इसे यहाँ भी देख सकते हैं। लेट सपोज कि हमें किसी खास बच्चे को ढूंढना है। हमारे पास सिर्फ उसके विषय में एक छोटी सी सूचना है कि वह शशि नाम का है और वो चाकन स्कूल में पढ़ता है।
डज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है कि हम इस नाम के बच्चे को चाकंद हाई स्कूल में ढूंढ लें? बच्चों, आप जानते हो कि जो भी हाई स्कूल हैं वो 9th से 12th के बीच में चलते हैं, मतलब 4 क्लासेस। क्या 4 क्लासेस में इस बच्चे को ढूंढना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो हम कैसे ढूंढेंगे? इसे ढूंढने के लिए हमें थ्रू आउट स्मॉल टू लार्ज, छोटी से बड़ी सूचनाओं को इस व्यक्ति के बारे में, इस खास बच्चे के बारे में निकालना पड़ेगा, जिससे कि हम उसी बच्चे को पा सकें, मिल सकें जिसे हम ढूंढ रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए जहाँ तक होगा हम सबसे पहले स्कूल को क्लास के ग्राउंड पर डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 क्लासेस 9th, 10th, 11th एंड 12th, 4 क्लासेस। इसके बाद हमें इसके सेक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा। सेक्शन इट में ABCD जो भी हो, लेट सपोज कि वो बच्चा 11th में पढ़ता है तो उसमें अगर 3 सेक्शन है ABC, तो फिर हमें उसका सेक्शन फाइंड आउट करना होगा। अगर वह B में पढ़ता है तो B को हमें निकालना पड़ेगा। उससे पहले बच्चों एक चीज़ और कि ये शशि इज़ अ वेरी कॉमन नेम, इट इज़ मेल एंड फीमेल बोथ नेम, यह लड़का और लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तो हमें ये भी एक पहले डिसाइड करना होगा कि ये लड़का है या लड़की, यानी गर्ल्स सेक्शन और बॉयज सेक्शन। अगर ये गर्ल्स का सेक्शन है तो फिर ये हमें यहाँ यहीं पे इसे क्रॉस कर देंगे, हम B को टिक करेंगे और A को टिक करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद सेक्शन है रोल नंबर है। रोल नंबर अगर अप टू 50 है, 1 to 50 है, तो फिर इन दोनों सेक्शन में मुझे उस बच्चे को ढूंढना होगा। फिर भी आप देखेंगे कि एक ही रोल नंबर के कई बच्चे हो सकते हैं। देन एड्रेस और फादर्स नेम, कुछ भी जो कि हमारी सुविधा के लिए उपलब्ध हो वो हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद एक चीज़ होती है जिसको हम कह सकते हैं टाइटल, जैसे वो शशि कुमार हो, मिश्रा हो, पाठक हो, प्रसाद हो, कुछ भी जो उसका एक टाइटल हो। अगर हम इन सारी सूचनाओं को एकत्रित कर एक के बाद अगर हम चलें तो हम उस खास बच्चे को पूरी तरह से ढूंढ पाएंगे जिसकी हमें तलाश थी। ये चीज़ हम फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड और डाउनवर्ड टू अपवर्ड भी कर सकते हैं। हम नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जा सकते हैं। द प्रोसेस, ये जो मैंने तरीका आप लोगों को बताया कि ये जो एक एक करके जो हम नीचे से ऊपर और ऊपर से, दिस इज कॉल्ड हिरार्की। हिरार्की यानी सूचनाओं को छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे के समूह में बांटकर क्रमबद्ध करना ही हिरार्की है। आप यहाँ स्लाइड में देख सकते हैं कि जब हम एनिमल को क्लासिफाई करते हैं, जो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं चैप्टर डाइवर्सिटी लिविंग में, कि ये सारे शब्द से आप पूर्व परिचित हैं। पहले डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। हमारा नेक्स्ट स्लाइड इसी को इंडिकेट कर रहा है, लेस्ट इंक्लूसिव टू मोस्ट इंक्लूसिव। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे हमारी सूचनाओं का भंडार बड़ा होता जाएगा, और अगर हम ऊपर से नीचे आएँ तो वो धीरे धीरे कमता जाएगा। यहाँ ये चीज़ बताई गई है, ए फिक्स्ड सिस्टम ऑफ हिरार्की such as species, genus, family, order and so on. The classification process includes assigning appropriate position. Appropriate position means अगर वह बच्चा यहाँ है तो उसका हम टाइटल या एड्रेस या रोल नंबर और सेक्शन से हम उसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हम एनिमल में किसी खास जीव को ढूंढें, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक इंसान हूँ, मनुष्य हूँ, तो अगर मनुष्य को हमें ढूंढना होगा तो क्या करना होगा? तो सबसे पहले हम आपको पता ही है कि हमारा सबसे जो मोस्ट प्रोमिनेंट और बड़ा है पार्ट वो है किंगडम। तो किंगडम में हमारा हो जाएगा एनिमल और एनिमेलिया। नेक्स्ट हो जाएगा फाइलम। फाइलम हमारा है कॉर्डेटा। यहाँ पर एक और शब्द आ रहा है सब फाइलम, जहाँ पर लिविंग के कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उन्हें थोड़े छोटे समूह में बांट देता है, डेट इज सब फाइलम।
तो यहाँ पर सब फाइलम हो जाता है वर्टिब्रेटा। इसके बाद क्लास दैट इज मैमेलिया, ऑर्डर हमारा हो जाएगा प्राइमेट्स, इसके बाद हमारा हो जाएगा जीनस, सॉरी फैमिली, होमोनाइडी, उसके बाद हमारा हो जाएगा जीनस दैट इज होमो, एंड द नेक्स्ट इज द एंड लास्ट इज द स्पीसीज सेपियंस। तो आप बच्चों आई होप कि आप इस चीज़ को बखूबी समझ रहे होंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है। फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड और डाउनवर्ड टू अपवर्ड हम सेपियंस जो हम सभी इंसान हैं वो अपने आप को फाइंड आउट कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारी कैटेगरी बढ़ती जाती है। जैसे आपको पता ही होगा कि वन मानुस और गोरिल्ला और जो मंकीज़ हैं, और मंकीज़ की भी जो कई टाइप्स है वो सब हमारे ही ग्रुप्स में आते हैं। लेकिन ये जो यहाँ से जो फैमिली से हम लोग जो धीरे धीरे फर्केट होना शुरू होते हैं तो हम एक स्पेशल फॉर्म में आ जाते हैं और अपने आप को सेपियंस कहलाते हैं। अब आप ये एक समझ सकते हैं कि एक खास बच्चे और एक खास जो पृथ्वी का ऑर्गेनिज्म है मनुष्य, उसको ढूंढने में हमें इतनी जानकारी चाहिए। तो हमारा IUCN कहता है, IUCN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कि अब तक इस दुनिया में एटलीस्ट 1.9 मिलियन लिविंग हैं, और इनमें से लगभग 1.22 को हम लोगों ने फाइंड आउट कर रखा है। इंसान की क्यूरियोसिटी ने उसे न केवल डीपेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ बल्कि स्पेस तक पहुंचा रखा है। इसलिए क्लासिफिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कभी स्टॉप हो ही नहीं सकता, ये लगातार चलता जा रहा है, और कई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नए फाइंड आउट हो रहे हैं इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं। तो इस आय के अकॉर्डिंग आप समझिए कि अगर इतने ही जीवों को हम जानना चाहें तो ये कितनी मुश्किल प्रक्रिया होगी। इस कारण हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कहलाता है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन जैसा ऊपर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ नीचे के पॉइंट्स को आप देखें। इट हेल्प्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो उसे हम कैसे रखेंगे, कहाँ रखेंगे। जैसे अगर मैं किसी कॉमन मैन से पूछूं कि व्हाट इज़ व्हेल, क्या है व्हेल, तो वो सीधा सीधा कहेंगे कि वो मछली है, क्योंकि वो मछली के सिम्टम्स को शो कर रहा है। लेकिन जो आप बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी पढ़े हुए हैं या साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले हैं, वो कहें कि नो इट इज़ अ मैमल, क्योंकि जो मैमेलियन कैरेक्टर्स हैं वो जो फिश के कैरेक्टर्स हैं उसके ऊपर हावी हैं, तो वो मैमल कहलाते हैं। तो ये जो है कि ऑलमोस्ट हेल्पिंग नोइंग द रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैसे वो व्हेल मछली होते हुए मैमेलियन है, इसको हमें पढ़ने में समझने में मदद करता है। दूसरा, ऑर्गेनिज्म ऑफ पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप सभी ये जानते हैं कि मैमल्स जो थे वो कभी धरती पर रहते थे, तो ये मैमल्स जो है वो व्हेल वो फिर पानी में कैसे चली गई। तो इसी में एक टर्म आपने पढ़ा होगा, एडप्टेशन, अनुकूलन। तो ये अनुकूलन के कारण या परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने की जो जीवित प्राणियों की के लक्षण हैं उसको पढ़ने में और कोरिलेट करने में हमें मदद करता है। बच्चों, आप समझ रहे होंगे कि ये कितना बड़ा प्रोसेस है और ये कब से चला आ रहा है। इसका कहीं पर कोई वैज्ञानिक आधार तो हमें मिलता है, लेकिन उससे पहले से भी हमारे यहाँ के कई सारे लोगों ने इस क्षेत्र में प्रयास किए हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो इंडियन कल्चर है और द सनातन संस्कृति है उसमें वेदों का सबसे पहला महत्व है और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ भी माना गया है। तो वेद से ही अगर शुरू करें तो वेदों में, इन वेदास देयर आर 250 एनिमल्स, 250 एनिमल्स और लगभग
प्लांट्स की जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद अगर छांदोग्य उपनिषद में हम पढ़ें तो उसमें भी स्थावर और जंगम का वर्णन आता है। स्थावर और जंगम ये दो ग्रुप हैं। स्थावर मीन्स जो स्थिर हैं, जंगम जो मूवेबल हैं, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप सब सुश्रुत से परिचित होंगे, फादर ऑफ मेडिसिन। तो सुश्रुत संहिता का जो है वो पौधों को कई ग्रुप में, जैसे वृक्ष, औषधि, वनस्पति में बांटती है। साथ ही अंडज, द्विज, अंडज यानी जो अंडों से जन्म लेते हैं, द्विज जो माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, और उद्भिज जो बहुत ही स्मॉल हैं, उन्हें हम प्रॉपरली देख नहीं सकते हैं। तो इन सब का वर्णन मिलता है। साथ ही एक पराशर संहिता है, उसमें पत्तों के बारे में आता है। पराशर संहिता में हमें एक मात्रिका और द्विमात्रिका। एक मात्रिका मीन्स मोनोकॉट, जो आज आप वेरी फेमिलियर विद द मोनोकॉट वर्ड। मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री, और डाइकॉट यानी दो बीजपत्री। अगर रिकॉर्ड में हम चले तो हमारा अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो है वो अरस्तु, थियोफ्रेटस, जॉन रे, कैरोलस लिनियस और इनके अलावा और भी बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। सबसे पहले अरस्तु, जिनको कि हम फादर ऑफ साइंस भी कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले 288 BC के बाद से, तो यहाँ पे मैं बोर्ड पे पढ़ा, BC से अरस्तु का आता है। अरस्तु ने जीवों को एनाइमा और इनाइमा दो बृहद समूहों में बांटा। एनाइमा मीन्स विदाउट रेड ब्लड यानी जिसमें लाल ब्लड नहीं है, प्लांट्स। इनाइमा विथ रेड ब्लड मीन्स एनिमल्स। इन्हीं के शिष्य और जिनको हम थियोफ्रेटस कहते हैं, थियोफ्रेटस ने प्लांट्स के बारे में काफी अध्ययन किया और प्लांट्स को कई छोटे छोटे समूहों में बांटा, और उन्होंने कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसका हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। क्लियोपटेरा, डिप्टेरा, इसके आगे जॉन रे ने प्लांट्स को, खास करके प्लांट्स पर उनका वर्क था, जिन्होंने प्लांट्स को जीनस और स्पीसीज के ग्राउंड पर, जीनस एंड स्पीसीज के ग्राउंड पर और उसको साइंटिफिक किया। यानी स्मॉल से स्मॉल इंफॉर्मेशन, यानी बारीक से बारीक जानकारी आप किसी खास पौधे के बारे में ले सकते हैं। और तब लास्ट में हमारा आता है यहाँ पर कैरोलस लिनियस सर का नाम।
कैरोलस लीनियस 1753 और 58 जिसमें उनकी बुक्स आई थी। कैरोलस लीनियस ने जीवों को और बारीकी से अध्ययन किया और उन्होंने अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरी और सिस्टेमा प्लांटी में लगभग 4000 के करीब और सिस्टेमा नेचुरी में लगभग 5000 से अधिक एनिमल्स का वर्णन किया है। और उनका ये जो क्लासिफिकेशन है ये इतना साइंटिफिक है कि अभी भी किसी भी बिगिनर के लिए ये मास्टरपीस है। एक तरह से ये लाइट हाउस है, वो वहीं से स्टार्ट कर सकता है और डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकता है, सीख सकता है। लीनियस ने ही जीवों को सबसे पहले 6 बड़े बड़े ग्रुप्स में बांटा, जिनमें मैमल, एव्स, एम्फीबियन, फिशेस, इंसेक्ट्स एंड वर्म। इन 6 मेजर ग्रुप्स में बांटा। आप समझ सकते हैं कि उनकी जो स्टडी होगी, अध्ययन होगा, वो कितना विस्तृत होगा, कितना डिटेल होगा। बच्चों ये तो कुछ खास ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन पर काफ़ी काम किया। इसके अलावा और भी कई ऐसे वैज्ञानिक जैसे लीवनहॉक, उन्होंने 1665 में ही लिविंग सेल को देखा था और उसकी डिटेल स्टडी की, उसका डिटेल पिक्चर दिया जिसमें लिविंग स्पर्म है और जो रेन वाटर को हार्वेस्ट करके उसमें उन्होंने मोनेरा और एमीबा को भी देखा और उसका डिटेल स्केच भी बनाया। अब इन सब की स्टडी को हम 3 मोटे ग्रुप्स में बांट सकते हैं टैक्सोनॉमिक ग्राउंड पे। ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स को जब हम 3 भागों में बांटते हैं तो फर्स्ट इज द आर्टिफिशियल, नेक्स्ट इज द नेचुरल एंड थर्ड इज द फाइलोजेनेटिक। ये कालक्रम है यानी टाइम पीरियड है, आप यहाँ स्लाइड पे देख सकते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है, आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी जो है वो अपने आप में ही क्लियर है। आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम तौर पर। यहाँ जब जीवों को बांटा गया तो वो पूरी तरह से फाइलोजेनेटिक, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। आर्टिफिशियल सिस्टम जो है based only on morphological character. Morphological characters means बाहरी आवरण। बाहर से हम देख करके किसी भी पौधे को, एनिमल को कितना समझ सकते हैं, कितना जान सकते हैं और उसको कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम वन अनदर, इसके पर बेस्ड था। इसमें ये और है कि इनटू ग्रुप्स एंड बेस ऑफ नॉन इवोल्यूशनरी फीचर। इसमें इवोल्यूशन जैसा कोई उसका फीचर नहीं था, कौन कहाँ से इवॉल्व हुआ है और वहाँ से फिर कौन आगे बढ़ा है, इसकी ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। जैसे लीनियस का जो सिस्टम था वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल था। फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने 6 ग्रुप्स में एनिमल्स को अच्छे से बांटा था। नेक्स्ट इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप यहाँ देख रहे हैं सर जॉन बेंथम एंड जोसेफ हुकर का। आप बेंथम हुकर का काफ़ी अच्छा क्लासिफिकेशन प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो सिस्टम था वो काफ़ी एडवांस हो गया। आप उनका टाइम पीरियड भी देख रहे हैं कि ये 1800 के बाद है। इस समय लेंस वगैरह काफ़ी अच्छे से डेवलप हो गए थे, तो स्टडी भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। टेक्नोलॉजी ऑलवेज हेल्प्स इन साइंस स्टडी। तो यहाँ पर ये जो है वो मॉर्फोलॉजी के अतिरिक्त साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रायोलॉजी, एनाटॉमी, इन सब पे बेस्ड था।
जब हम इन सबको मिला करके जब पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो मैक्सिमम नंबर में हमारे सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटी, समानताओं और असमानताओं को लाते हैं। आप एज एग्जांपल समझ लीजिए कि आप अपने आसपास जब गली में घूमते हैं तो आपको दो ऐसे कॉमन जीव मिल जाएंगे जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, कुत्ते और बिल्ली। आप उनके बच्चों को देखें या एक बड़े कुत्ते और बिल्ली को देखें, वो दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, 4 पैर, लंबी पूंछ, और वो मैमल भी हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनमें कितनी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो ये जो समानताएं और असमानताएं हैं वो हमें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मिला। हमारा लास्ट है फाइलोजेनेटिक बेस्ड टैक्सोनॉमी या स्टडी। फाइलोजेनेटिक बच्चों चार्ल्स डार्विन के बाद से शुरू हुआ। चार्ल्स डार्विन MS बीगल आपने पढ़ा हो है। उन्होंने पूरे विश्व का लगभग अध्ययन के जीवों का अध्ययन किया और उनके बारे में बारीक से बारीक जानकारी ली, और उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जिसको कि हम क्लैडोग्राम कह सकते हैं। एक तरीका है, ये एक कोई जीव है, वो आगे जा करके कुछ वर्षों के बाद या सैकड़ों वर्षों के बाद कैसे उसमें ड्यू टू इन्वायरमेंट, ड्यू टू न्यूट्रिशन, ड्यू टू द इंटरनल चेंजेज और सेल स्ट्रक्चर के चेंज के कारण उसमें कैसे चेंजेज आए, इनके बारे में हमें बताता है। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन हमें ये कहता है कि एक ही तरह के अंग जो एक ही प्रक्रिया से विकसित हुए हैं, लेकिन काम करने के तरीके अलग हो जाने के कारण उनका हर एक जीव में बिल्कुल अलग तरह से दिखता है। जैसे पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उनको उड़ने में मदद करते हैं, वही वो पंख का जो हाथ है, हिंड लिम्ब जिसको हम कहते हैं, और फोर लिम्ब, वो पैर और हाथ में हमारे में विकसित हो गए। घोड़े में वो पैर इतने मजबूत हो गए कि वो दौड़ने में उनकी मदद करते हैं। साथ ही आप एक और चीज देखे होंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन, ये ऑर्गन क्या है? अवशेषी अंग। आप नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आई और कान में जो बाल होते हैं, हमारा कैकियम है और अपेंडिक्स। हियर ऑन ईयर, ये सब क्या है? ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। इनका हमारे जीवन में अब बिल्कुल काम नहीं है। अपेंडिक्स तो तब था जब हम काफ़ी प्लांट्स खाते थे, अब तो हम लोग ग्रेन्स ज़्यादा खाने लगे हैं और फास्ट फूड और ज़्यादा हम लोग खाने लगे हैं। तो अपेंडिक्स का उस समय ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, जो कि अब हमारे यहाँ शरीर में कोई काम का नहीं है। मगर ये जब बढ़ जाए तो अपेंडिसाइटिस हो जाता है, आप जानते ही हैं। कैकियम जो कि बंदरों की पूंछ के बाद है, और हेयर्स जो कि हमें गोरिल्ला और चिंपैंजीज हैं उनसे हमें कोरिलेट करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि फाइलोजेनेटिक का भी कितना बड़ा योगदान है क्लासिफिकेशन में। आप इस स्लाइड को देख रहे हैं, स्लाइड में आप देखिए कि कैसे डार्विन सर ने बंदरों से इंसानों को सिस्टमैटिक वे में सजाया है। और यहाँ जो है वो आज का इंसान जो मॉडर्न ह्यूमन है, आप उसके बॉडी स्ट्रक्चर को कंपेयर करके देखिए कि टाइम टू टाइम और इन मिलियंस ऑफ ईयर्स इसमें कितना चेंज हो गया है। उसके लेग्स को देखिए वो कितने इरेक्ट हैं, बॉडी देखिए, फेशियल स्ट्रक्चर देखिए, वो सब कितना बदल गया है। ये आज का इंसान है और ये हम करोड़ों साल पहले वाले हम हैं। तो ये हमारा रिलेशनशिप दिखा रहा है कि हमारे पूर्वज यही थे। और अगर सच कहूँ तो हमारे पूर्वज कोई और नहीं, वो
सेल थे जिनसे हम सब बने हुए हैं। एक और यहाँ पर क्लैडोग्राम से आप समझ सकते हैं कि क्लैडोग्राम जो भी मैंने आपको बोर्ड पे बताया, होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन, वो हमें बताता है कि एक ही स्पीसीज जिसके कॉमन इंसेस्टर होते हैं, पूर्वज हैं, वो आगे बढ़ करके एक अलग ग्रुप बना लेते हैं और बहुत आगे जाने पर वो बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं। यहाँ पर आप यहाँ भी देख सकते हैं आप, जैसे अभी मैंने आपको व्हेल का एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल अलग है। और आर्कियोप्टेरस जो आप जानते ही हैं, एक हमारा बहुत पहले पाया जाने वाला जीव था जो जिसमें रेप्टिलियंस और एप्स दोनों के कैरेक्टर्स दिखते थे। तो बहुत जब समय की सीमा में हम जब बहुत पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये तीनों जो यहाँ अलग अलग स्पीसीज दिख रहे हैं वो वस्तुतः एक ही जीव से बने हुए थे। चाहे जो भी वजह रही हो, वो धीरे धीरे अपने आप में चेंज लाए और चेंज ला करके अपने आप को डेवलप कर लिए। यहाँ पर डार्विन ने एक सिद्धांत कहा था, नेचुरल सिलेक्शन और द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस दुनिया की रेस में वही आगे बढ़ सकता है जो सबसे फिट हो, यानी अपने आप में वो मॉडिफाई करता रहे, चेंज करता रहे। परिवर्तन संसार का नियम है, तो वो अपने आप को परिवर्तित करता रहे और परिवर्तित करके वो अपने आप को इस धरती पर बनाए रखे। और ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये तो बहुत कॉमन है, कॉमन दिख भी सकते हैं, लेकिन आप आगे जाने पर देखें कि ये यहाँ पूरी तरह से एक ही हो जाता है। यहाँ मैमल्स, टर्टल्स, लिजार्ड, क्रोकोडाइल और बर्ड्स, ये सब इसी से रिलेटेड है। बच्चों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि इट इज़ अ वेरी वास्ट पार्ट ऑफ द बायोलॉजी और इसमें सब कुछ इंक्लूड है। तो इस ग्राउंड पर बहुत सारे ग्रुप्स में और बहुत तरीके से क्लासिफिकेशन को किया गया है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो हम लोगों को पढ़ना है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर आप लोगों को कुछ और भी क्लासिफिकेशन के टाइप से जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। तो सबसे पहला हमारा आता है क्लासिफिकेशन और या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। नंबर 1 इज द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे आपको ये होगा कि आप ये जान पाएंगे कि आखिर जो लीनियस का इतना कॉमन 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन था, वो अचानक से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे कैसे पहुंच गया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस का था। कैरोलस लिनियस का था जिसने अपने बुक्स सिस्टम प्लांटेरम और सिस्टम जेनरा 2 किताबों में काफ़ी डिटेल में बताया और साथ ही उसने सेक्सो सिस्टम को भी स्टडी किया। ये काफ़ी डिटेल स्टडी थी। इसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम नेचुरा में पब्लिश हुआ। यहाँ पे 1753 है। ये कैरोलस लिनियस डिस्टिंग्विश 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग, एनिमेलिया फॉर एनिमल एंड प्लांट फॉर द प्लांट। आप इस डायग्राम को देखें तो आप देखेंगे कि ये यहाँ शुरू से ही बिल्कुल अलग हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा ये मिल रहा है, या ये जो है वो एरिया है जो आगे चल करके 3 और 4, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेस बना। तो इसमें ये है एक ग्रुप इधर प्लांट का जो आता है जिसमें ये एल्गी है, ये आपका फंजाई है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, और इधर एनिमल में एक पूरा ग्रुप जो बड़ा सा आप देख रहे हैं वो है इन्वर्टिब्रेट का, और दूसरा जो है वो कॉर्डेटा का है जिसमें हम सभी आते हैं, कॉर्डेटा ग्रुप। बच्चों, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि प्लांट और एनिमल जब 2 अलग अलग समूह में थे ही, तो फिर ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के पे कैसे पहुँचे। तो इसके बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ वो हुआ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन।
बाय अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल इन 1866, परहैप्स 1866। अर्नेस्ट हैकल जिन्होंने 3 किंगडम में जीवों को डिवाइड किया, प्लांट, एनिमल के अतिरिक्त उनका जो एक ग्रुप था वो था मोनेरा का। इसके बाद आता है हमारा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कोपलैंड ने 1956 में किया। और इसके बाद हमारा आता है चौथा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो रॉबर्ट वाइटेकर ने किया। R.H. वाइटेकर ने 1969 में किया। रॉबर्ट एच वाइटेकर का जो क्लासिफिकेशन था उसमें उन्होंने 5 किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल या एनिमेलिया को इंक्लूड किया। इसके अलावा एक रिसेंट क्लासिफिकेशन है 1990 में कार्ल वूज का 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसका 1990 का उन्होंने 3 ग्रुप में पूरे जीवों को बांटा, बैक्टीरिया, और क्या, तो 3 ग्रुप में बांटा। लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो केवल 5 किंगडम ही क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में है और काफ़ी अच्छे से हमें पढ़ना है क्लास 11th में। तो बच्चों आज हम अब पढ़ेंगे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बाय रॉबर्ट वाइटेकर। इन्होंने जीवों को 4, ऐसे तो 5 हैं लेकिन 5 समूहों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ 5 क्रिटेरिया, इनके 5 क्रिटेरिया थे। 5 क्रिटेरिया के आधार पर इन्होंने जीवों को 5 अलग अलग समूहों में बांटा। वो क्रिटेरिया क्या थे? तो पहला था सेल स्ट्रक्चर, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, थर्ड न्यूट्रिशन, फोर्थ लाइफ स्टाइल, और फिफ्थ इज द फाइलोजेनेटिक। थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं। सेल स्ट्रक्चर क्या है? सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल आपने पढ़ा ही है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ही से जीव बने हैं, वही काम करते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। आपने नाम सुना होगा रॉबर्ट वर्च्यू का, जिन्होंने कहा था सेल्यूला ई सेल्यूला, रॉबर्ट वर्च्यू उन्होंने कहा था सेल से ही सेल विकसित होते हैं, वही आगे बढ़ते हैं।
तो सेल के स्ट्रक्चर पर उन्होंने जब जीवों को बांटा तो सेल को दो मोटा मोटी तौर पर बांटा गया है, आप जानते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। जो लिविंग डिवाइड हो रहे हैं उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो वो आपने जानते हैं कि प्रोकैरियोट ही जब आगे विकसित हुए, डेवलप हुए, तो यूकैरियोटिक में डेवलप हुए। ये यूकैरियोटिक आगे जाकर कर करके यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर में डिवाइड हो गया। मल्टीसेल्यूलर डिवाइड, यूनिसेल्यूलर यानी वो जीव जो एक ही सेल में अपने पूरे लाइफ को इजीली सरवाइव कर लेते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, और दूसरा जो है वो मल्टीसेल्यूलर जो हमें एक सेल से अधिक मिक्स कर करके उसको सरवाइव करने के लिए हेल्प करते हैं और उनमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में आप जानते हैं 10th में आपने पढ़ा होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉप्स ऑफ न्यूट्रिशन। और फोटो भी है वो कीमो और ऑटो में डेवलप हो डिवाइड हो जाता है, और हेटेरोट्रॉप्स भी सिम्बायोटिक, पैरासिटिक और स्कैवेंजर या डिकम्पोजिशन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल। द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज आइदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, एक वो ग्राउंड हुआ डिवीजन का। और नेक्स्ट फाइलोजेनेटिक, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो पूर्वजों से कैसे रिलेटेड है, कैसे वो इस धरती पर इतना आगे डेवलप किए। अब ये जो हमारा सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ बॉडी, जो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने बोर्ड पर भी आपको बताया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कॉम्प्लेक्सिटी में आपका आ जाता है मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर। नेक्स्ट इज द न्यूट्रिशन। एक यहाँ टॉपिक जो मैंने वहाँ लाइफ स्टाइल दिया था कंपोजर और प्रोड्यूसर का, उसको यहाँ रिप्रोडक्शन में दे दिया गया है, तो रिप्रोडक्शन भी ठीक है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, फाइलोजेनेटिक। ऑन द ग्राउंड ऑफ दीज कैरेक्टर्स एंड मेनी मोर ऑल्सो रॉबर्ट हार्डिंग वाइटिकर ने, द कंप्लीट नेम इज हार्डिंग वाइटिकर, उन्होंने इन्हें 5 मोटे मोटे तौर पर बांटा, बड़े समूहों में बांटा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो लेट्स स्टूडेंट कम टू द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा तो किंगडम मोनेरा, the whole and soul living of this kingdom is bacteria. You know very well bacteria are unicellular, prokaryotic microorganism. यहाँ आप और डिटेल्स भी देख सकते हैं। It contains 70 राइबोसोम. The DNA or the cell structure of the monera are naked and not bounded by nuclear membrane. So इसे हम सेल भी नहीं कह सकते हैं, but it shows life activities, life characteristics. नेक्स्ट जो उसका पॉइंट है वो है रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। तो मोनेरा में रिप्रोडक्शन 2 तरीके से हो सकता है, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। एसेक्सुअली आपको पता ही है, द गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन इट। तो एसेक्सुअली में जो बैक्टीरिया होता है वो उसका डीएनए डुप्लीकेट होता है एंड द ईच डॉटर सेल गेट द DNA and there is no genetic diversity. But in the sexual reproduction, both 2 bacteria come together with the pilus and the genetic material is transferred. So the genetic diversity is possible in it. Next is the locomotion. Locomotion in
मोनेरा और बैक्टीरिया मोनेरंस आर वेरी कॉमन। अगर वो मूवमेंट है कर रहा है तो फ्लैजलम, इसके बाद उसमें वो स्लाइम लेयर और एक्सियल फिलामेंट। फ्लैजलम वर्क्स एज अ प्रोपेलर लाइक अ शिप, इन अ शिप जैसे प्रोपेलर काम करता है, ठीक उसी तरह से फ्लैजलम काम करता है और उसको मोशन में रखता है। जबकि एक्सियल फिलामेंट जो है वो क्रॉक स्क्रू की तरह सेल को ऑलवेज रोटेट करता रहता है। And when bacteria move with the slime layer, it secrete it and gliding on the surface of the substance. Next is the nutrition. Next is the nutrition. नेक्स्ट इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी जो है न्यूट्रिशन बैक्टीरिया का है वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और आगे के चैप्टर को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई होप अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कांटेक्ट करो, आप बच्चे मुझे कांटेक्ट करेंगे और अपने कमेंट्स से हमें बताएंगे। थैंक यू।